अच्छा एसिड चल रहा था ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उतना याद कर लिए हैं सब लोग? कहाँ नहीं याद किए? खाली पढ़ते जा रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। ये सब हो गया था ना, एसिड और बेस ये दो हो गया था। हम्म, वसा फैट, ये आज तुमको याद आया है? रैंसिड बटर में पाया जाता है स्टेरिक एसिड। हैं? हम्म, खराब बटर, खट्टा बटर। तब पीछे कार्बोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला लिखाए थे? लिखाए थे ना? क्या लिखाए थे? खड़ा रहो पूरा क्लास, खड़ा हो जाओ जल्दी जल्दी, दोनों कष्टों को, दोनों पैरों को कष्ट दो और अपने जगह पर खड़े हो जाओ और पूरे क्लास खड़ा रहना है। जल्दी सब खड़ा हो जाएगा 5 मिनट में, तुम्हारा सब सहयोगी रहेगा, शुरुआत तुमसे हो रहा है। ऐसे नहीं कि तुम अकेले खड़े रहोगे क्लास में, 5 मिनट में सब तुम्हारा सहयोगी खड़ा हो जाएगा। 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 3 में 2 बता दो, बैठ जाओगे। ठीक है, एक पूछ दिए, तुम नहीं ना बताया। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड का बता दो। हाँ, ऑक्जेलिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? ऑनलाइन में जो लोग जुड़े हैं सब लोगों को गुड मॉर्निंग। प्रिया भारद्वाज कह रहे हैं कंफ्यूजन है, गोल्डस्टेन और रदरफोर्ड का डिस्कवरी प्लीज एक बार समझा दीजिए। गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन का खोज किया था, ठीक है, और रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार बताया था कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, क्योंकि क्योंकि अल्फा किरणें धनात्मक होती हैं और वो नाभिक के पास जाकर के विचलित हो गई और तिरछे भाग गई। अगर उन पर निगेटिव चार्ज होता, मतलब केंद्रक जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता, तो वो अल्फा किरणों को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इस कारण से रदरफोर्ड को कहा गया प्रोटॉन पर प्लस चार्ज बताने वाला और गोल्डस्टेन को कहा गया प्रोटॉन कारक। तुम बताओ जी दूसरा क्वेश्चन, और आप लोग भी ऑनलाइन वाले लोग कल का क्लास देखे हैं, बताइए। ऑनलाइन वाले लोग भी, एमडी शाहबाज आलम जी देख रहे हैं, प्रिया भारद्वाज जी लोग देख रहे हैं, तो आप लोग भी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए जल्दी से। और नहीं पता होगा तो आप लोगों को तो खैर पनिशमेंट नहीं मिल सकता है, क्लास वाला सब आज भयंकर कष्ट में है। हाँ हाँ, देख लिया तुम इतना देर में, हमको पता है तुम देख लिया। कॉपी बंद करेगा तब ना, कॉपी हाँ बंद करो उसको, कुछ नहीं है, तू बंद कर लेना उसको। हाँ, एगो मान लेते हैं तुम बता दिया जो कि तुम नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं तुम बता दिया। अब तुम बता दो कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है कहाँ, एक एग्जाम्पल दो। अब बैठ जाओगे ये बता दोगे तो। हाँ, अब सीधा खड़ा हो जाओ, सीधा जल्दी सीधा खड़ा हो जाओ। कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? हाँ, अब खड़ा हो जाओ, पार्टी देंगे तुमको, खड़े हो जाओ। तुम बताओ फॉर्मिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्जेलिक एसिड का एग्जाम्पल कोई भी बताओ जहां ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तुम ऐसे ही खड़ा हो, दूगो तो नहीं बताया। चलो आप बताइए जी। हाँ, तो ऐसे ही खड़ा हो जाइए बिना क्वेश्चन पूछे ही। उत्तिष्ठ, संस्कृत में कहा जाता है उत्तिष्ठ, खड़े होने को। आप बताइए टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? हाँ, इमली में, और कहाँ?
अंगूर में भी होता है क्या? हाँ, अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला? बहुत बढ़िया, दो बता दिए क्या? अच्छा ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड का? बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। आप बताइए। नहीं आए थे तो वैलिडिटी मिला हुआ है, नहीं आएगा तो नहीं पूछेंगे, खड़े होइए। अब पहले का आपसे पूछ लेते हैं, कल वाला नहीं पूछते हैं, ठीक है? ठीक ना? हाँ, आप बताइए तो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माने में मत बोलो, बोलो कि हमको भी सुनाई दे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर कितना एटॉमिक मास यूनिट होता है, एएमयू? ठीक है, आप बताइए जी। कल वाला क्वेश्चन पूछे कि पहले वाला? तो पहले वाला पूछे हैं। हाँ, पहले वाला, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? जस्ट अभी बताए हैं हम, रदरफोर्ड। खोज नहीं, नहीं तुम लोग ने, हट। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड नहीं किए थे। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, ये रदरफोर्ड बताए थे। गोल्ड स्टेन। चलो, दूसरा क्वेश्चन तुम बताओ। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? नहीं पता? न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैम्स? हाँ, चैडविक ना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, बता दीजिएगा तो बैठा देंगे, ठीक है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण होता है, उस इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण का क्या नाम है? अरे तुम लोग नहीं बोलोगे। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण का नाम बताइए, जिसका खोज एंडरसन किया था। अब बता दो। हाँ? क्या होगा? पोजिट्रॉन नाम सुनी हो? पोजिट्रॉन नहीं सुने हैं? खड़े रहिए तब नहीं सुने हैं तो। आप बताइए जी, आप बताइए, फॉर्मिक एसिड का क्या रासायनिक सूत्र है? हाँ, HCOOH। आप बताइए, नाइट्रिक एसिड का क्या सूत्र है? नहीं बताइएगा? एक आपने नहीं बताया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या रासायनिक सूत्र होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र? Al। जा, खड़े रहो अब। कहां से पूछे तुमसे? जहां से पूछे? कल वाला पूछे, पढ़ लिया क्या? अच्छा। बोरिक एसिड का बताओ तुम, क्या होगा? बोरिक एसिड का बताओ। अच्छा, बस H3 तक याद किया था। फॉस्फ्यूरिक एसिड का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बता देगा तुम। चुप रहो सब लोग। पक्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड बता दोगे? वो नहीं बताएगा तभी तो पूछे, बता देता तो थोड़ी पूछते उससे। चलो, बगल वाला खड़े हो जाओ। हमारे पास स्कैनर है ना, कौन नहीं बताएगा वो हमको पता है। तुम बताओ, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है?
ऑनलाइन वाले लोग कॉपी देख के नहीं ना बता रहे हैं जी, ऑनलाइन वाला सब फटाफट आंसर दे रहा है, कॉपी देख के नहीं ना बता रहा है। क्या पूछे थे तुमसे? विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? विनेगर का मतलब क्या होता है? सिरका। सिरका में क्या पाया जाता है बताओ? हाँ, कंफर्म हो? और ऑलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ऑलिक एसिड हाँ, फादर ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड को ही बोलते हैं, गोल्डस्टेन को बोलते हैं। फादर ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड को ही बोलेंगे, लेकिन प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टेन को बोलते हैं। चलो जल्दी बताओ, हो गया टाइम सब। तुम बताओ, एस्टेरिक एसिड कहां पाया जाता है? जिंक हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र? कोई बात नहीं, हाँ जैतून में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, अब आप लोग खड़े होकर के पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, यहां तक पढ़ लिए थे, यहां तक बेस का हो गया था ना। अब बेस के बाद क्या है? एल्कली किसे कहते हैं बता दिए थे। एल्कली किसे कहते हैं? जो भी बेस जल में घुलनशील होता है, जो भी क्षार जल में घुल जाता है उसको क्या कहा जाता है? एल्कली कहा जाता है। जितने सारे एल्कली होते हैं सभी क्या होते हैं? क्षार। सभी एल्कली क्या होते हैं? बैठ जाओ बैठ जाओ। सभी एल्कली क्या होते हैं? क्षार। लेकिन सभी क्षार एल्कली नहीं होते हैं, ठीक है? यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। तो एल्कली में लिखा हुआ है बेसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड एल्कलीज। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, यहां पर स्पेलिंग एरर है, यहां हो जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यह क्या होगा? तो एक एल्कली है, ठीक है? क्यों एल्कली है? क्योंकि यह जल में घुल करके पूर्ण रूप से OH माइनस आयन रिलीज कर देता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसका भी जलीय विलयन पूर्ण रूप से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी जलीय विलयन पूर्ण रूप से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, ठीक है? इसलिए इन सबको क्या कहा जाता है? एल्कली कहा जाता है। क्लियर है ना? यहां तक लिख लिए थे। अब साल्ट क्या होता है देखिए, तो साल्ट होता है, साल्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब भी अम्ल में और किस में? एसिड में और बेस में, इन दोनों में रिएक्ट कराएंगे तो किसका निर्माण होगा? साल्ट का। और साल्ट बनाने का जो प्रक्रिया होता है इसका नाम हमने क्या बताया था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। जब एसिड और बेस एक दूसरे से मिलते हैं तो एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज। जैसे आपको पता होगा कि एंटासिड का प्रयोग कब किया जाता है? जो घर में खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा समझ रहे हैं ना, इडेबल सोडा। तो जो इडेबल सोडा होता है उसको लोग डायरेक्ट भी खाने में प्रयोग में लेते हैं। कब खाते हैं उसको? जब एसिडिटी बढ़ जाता है, पेट में अम्लीयता, एसिडिटी बढ़ती है, तो क्या खाया जाता है? खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा क्या है? क्षार है, बेस है। उसको जैसे ही खाएंगे तो वो एसिड के प्रभाव को क्या कर देगा? निष्क्रिय कर देगा। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा गया है? एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? साल्ट का निर्माण करेंगे, और उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है? चलिए, तो लिखिएगा एक पॉइंट, साल्ट हेडिंग बनाएंगे। साल्ट, जिसको लवण भी कहा जाता है, साल्ट कहते हैं या लवण? साल्ट या लवण? इसमें डैश दे करके लिखिएगा। अम्ल एवं अम्ल एवं अम्ल एवं क्षार के अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया करने पर, अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया करने पर होने वाली अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया
न्यूट्रिलाइजेशन, न्यूट्रिलाइजेशन अभिक्रिया कहलाती है, न्यूट्रिलाइजेशन अभिक्रिया कहलाती है, न्यूट्रिलाइजेशन अभिक्रिया कहलाती है जिससे, हाँ, न्यूट्रिलाइजेशन अभिक्रिया कहलाती है जिससे नमक का निर्माण होता है, जिससे नमक का निर्माण होता है। ठीक है, सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अगले स्लाइड में। क्या लिखा हुआ? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण लिखा हुआ है। एसिड प्लस बेस क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब इसमें आगे हम लोगों को देखना है क्या क्या, कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, इस सब का हमको लोगों को देखना है, तो ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। जब एसिड किससे रिएक्ट करे, किससे रिएक्ट करेगा? मेटल से, तो क्या बनेगा? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है? मेटल। और यहां पर क्या लिखा गया है? एसिड। ठीक है, एक लिया गया मेटल और दूसरा क्या लिया गया है? एसिड। तो मेटल और एसिड जब रिएक्ट कर रहे हैं तो यहां पर क्या बन रहा है? साल्ट। क्या बन रहा है? साल्ट बन रहा है। प्लस कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। एक यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये आप लोग 10वीं क्लास में प्रैक्टिकल किए होंगे स्कूल में, अगर कराया गया होगा तो। ठीक है, नहीं कराया गया होगा तो नहीं किए होंगे। इसमें क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है। ठीक है, यहां से देखना शुरू करना। क्या लिया गया है? एक टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा गया है? अम्ल। क्या भरा हुआ है? अम्ल। कौन सा एसिड लिया गया है? तो कोई भी एक एसिड लिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, उसको टेस्ट ट्यूब में भर दिया गया है। फिर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या डाला गया है? जिंक। जिंक क्या हो गया? मेटल। तो मेटल डाला गया किस में? एसिड में। और फिर इसको क्या करा गया है? रबर कैप के द्वारा बंद कर दिया गया है, ताकि इसमें जो रिएक्शन हो तो कोई भी इसका रिएक्टेंट बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो क्या पाया गया? फिर इसमें क्या डाला गया है? तो यहां देख रहे होगे एक टेस्ट ट्यूब, इसमें से एक टेस्ट ट्यूब निकाल दिया गया है, एक इसमें से डिलीवरी ट्यूब जिसको कहते हैं वो निकाल दिया गया है। तो क्या पाया गया कि यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है जिंक में और सल्फ्यूरिक एसिड में, तो इससे कोई गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है, कोई गैस इससे बाहर निकल रहा है। अब इन लोगों को पता है कि कौन सा गैस है। डायरेक्ट इसमें से गैस वो निकल सकता था, लेकिन डायरेक्ट निकलता तो हाइड्रोजन जो है वो कैसा गैस है? वोलाटाइल गैस है। वोलाटाइल गैस है, विस्फोट कर सकता है, डायरेक्ट निकलेगा और कहीं से भी उसको थोड़ा बहुत फ्लेम मिल गया तो फ्लेम में मिलते वो क्या कर जाएगा? वहां पर विस्फोट कर जाएगा, तो दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए क्या किया गया है, यहां से जो गैस बाहर निकल रही है, जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, उस हाइड्रोजन गैस को किसमें डाला गया है? सोप सॉल्यूशन में। यानी साबुन का क्या है? विलयन है। और इस सोप सॉल्यूशन में जैसे ही हाइड्रोजन गैस गया तो ये किस रूप में बाहर निकल रहा है? बबल्स के रूप में। और जब बबल्स को क्या करेंगे आप? कैंडल से जलाएंगे तो वो जलने की, पट पट करने की वहां पर आवाज आनी शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा वहां पर? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, और उस मेटल का क्या बनता है? उस मेटल का सॉल्ट वहां पर बन जाता है। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा भी एग्जाम्पल क्या लिया गया है? एक लिया गया है किसके साथ? मेटल रिएक्ट विथ एसिड। और दूसरा क्या लिया गया है? मेटल रिएक्ट विथ बेस। मेटल का रिएक्शन किससे कराया जा रहा है? बेस से। तो यहां पर भी कौन सा गैस मुक्त हो रहा है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। क्लियर है? तो हेडिंग बनाइएगा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। अम्ल तथा क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल।
हो गया। हिंदी में धातु तथा अधातु का, अच्छा अम्ल तथा क्षार, हाँ मेटल के साथ, अम्ल तथा क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल तथा क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। हो गया, लिख लो। ये पहला एग्जाम्पल लिख लो और फिर दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस किया गया है, ठोस नहीं है, जलीय विलयन बनाया गया है। आगे बढ़ा जाए। यहां देखिए, यहां पर क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। मेटल का कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसका एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया है। यहां पर क्या है, मेटल कार्बोनेट है और यहां पर क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन किससे करवाया जा रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो दोनों जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, सॉल्ट का निर्माण होता है, वाटर का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, या फिर यह भी लिखा रह सकता है एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह दोनों भी जब रिएक्ट करेंगे तो आपका बाई प्रोडक्ट वही बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि पिछले केस में था। पिछले वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था, तो पिछला जो केस था इसमें देखिए, इसमें यहां देखिए एसिड और बेस दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं, किसके साथ, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट कर रहे थे मेटल के साथ, तो सेम चीज बन रहा था ना, क्या बन रहा था, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक उसी तरीके से यहां भी है, यहां भी है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, तो ये वाला स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए।
ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है क्या? क्या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है ये, यहाँ मेटल कार्बोनेट है, सॉरी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और यहाँ पर मेटल कार्बोनेट है। यहाँ हाइड्रोजन दिख तो रहा है। हो गया? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या लिया गया है, यहाँ पर लिया गया है सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर दूसरा क्या लिखा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर आपका एक रिएक्शन में लिखा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, या फिर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एसिड के साथ। तो क्या बना हम लोगों को यहाँ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को ही खाने वाला नमक भी कहा जाता है। ठीक है, प्लस क्या बना, वाटर बना, प्लस कौन सा गैस मुक्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा यहाँ पर क्या है, सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बना, सेम वही प्रोडक्ट, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस एक लाइन ये वाला ऊपर वाला याद रखोगे। ठीक है, वेन एसिड react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, then salt, water and carbon dioxide gas formed। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन जब कराया जाए एसिड के साथ तब क्या बनेगा। तो क्या लिखा हुआ है, दी जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड इज रिटेन एज। मेटल ऑक्साइड को जब एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, वही बनेगा। एक एग्जांपल है वहां पर कॉपर ऑक्साइड का प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना है, कॉपर का क्लोराइड बना है, यानी कॉपर का साल्ट बना है, प्लस वाटर बना है। तो इसको लिख लीजिए रिएक्शन। हो गया? आगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जितने सारे अधातु के ऑक्साइड होंगे सब किस अवस्था में होंगे, अम्लीय। वेन अ बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब बेस रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, एसिड के साथ कर रहा है ना, देन बोथ न्यूट्रलाइज्ड ईच अदर रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो एक लाइन लिखिएगा, पहले तो हेडिंग ये बना लो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, अधातु ऑक्साइड का, अधातु ऑक्साइड का, अधातु ऑक्साइड का क्षार के साथ अभिक्रिया, अधातु ऑक्साइड का क्षार के साथ अभिक्रिया,
अधातु ऑक्साइड का क्षार के साथ अभिक्रिया। हो गया। अब इसमें लिखिएगा अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। प्रवृत्ति माने नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं तथा जब वे क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, तथा जब वे क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को उदासीकृत कर देते हैं। एक दूसरे को उदासीकृत कर देते हैं, उदासीकृत कर देते हैं, जिससे नमक तथा जल का निर्माण होता है। नमक तथा जल का निर्माण होता है। अब ये रिएक्शन लिख लीजिए, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, साल्ट प्लस वाटर, और फिर दूसरा लिख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बना, कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया, यानी कैल्शियम का साल्ट बना और वाटर बना। रिसिपिटेट क्या बना है, सॉलिड फॉर्म में है। हो गया। आगे क्या है, डू एसिड एंड बेस हैव समथिंग कॉमन, मतलब एसिड और बेस में क्या कुछ कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, बोथ एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको एक बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। बोथ एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स विच मीन्स दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, कंडक्ट करे। एसिड एंड बेस बोथ प्रोड्यूस आयन इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस दोनों आयन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ना। एसिड क्या करता है, H प्लस आयन, और बेस क्या करता है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो दोनों क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स, बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन वेयर एज बेस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। दी process of mixing acid or base in water is an exothermic reaction. Here exothermic means क्या, ऊष्माक्षेपी। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक अभिक्रिया पढ़े होगे आप लोग, क्या, ऊष्माशोषी पढ़े हो ना। एक होता है आपका क्या, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी को क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। इसे क्या कहा जाता है, इंडोथर्मिक। तो ये वैसी अभिक्रिया होती है जिसको करवाने में एनर्जी क्या होता है, लगता है, कंज्यूम होता है। और ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिससे एनर्जी क्या करे, रिलीज करे। तो जब भी एसिड को और बेस को क्या करेंगे, वाटर में मिलाएंगे, तो वहां एनर्जी निकलेगा ही, मतलब H प्लस आयन निकलेगा ही। H प्लस आयन कंज्यूम नहीं होगा, या OH माइनस आयन रिलीज होगा, कंज्यूम नहीं होगा। या फिर अगर देखा जाए कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी के बाद जो इंडोथर्मिक, तो ऊष्माशोषी का भी एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि कहीं पर हमको कराना है ग्लाइकोलाइसिस, क्या करवाना है, ग्लाइकोलाइसिस। या फिर हमको कहीं पर कराना है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो आप कहोगे कि क्या करना पड़ेगा, इसमें
इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से क्या किया जाता है, जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इसमें आप कहिएगा कि सर एक बीकर को क्या करेंगे, पानी से भर देंगे और उसमें 2 रॉड लगा देंगे, एक बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, एक को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे वो हो गया एनोड रॉड और ये हो गया कैथोड रॉड, ठीक है, कैथोड हो गया। और जैसे ही आप इस पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे तो हाइड्रोजन को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, कैथोड, और ऑक्सीजन को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, एनोड, और सेपरेशन हो गया ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने में आपको एनर्जी क्या करना पड़ा, खर्च करना पड़ा। दैट्स व्हाई दिस इज इंडोथर्मिक। ये क्या हो गया, इंडोथर्मिक हो गया। फोटोसिंथेसिस कहीं पर हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण बिना सूर्य की उपस्थिति में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इवोपोरेशन कहीं पर हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन, बिना सूर्य के प्रकाश का हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो वैसी प्रक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसको करवाने में एनर्जी लगाना पड़े वो कहलाता है ऊष्माशोषी, और जिसको करवाने के बाद एनर्जी रिलीज कर वो हो जाता है ऊष्माक्षेपी। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, बेस जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है जब भी इसको जल में मिलाया जाता है। इसलिए दोनों का जल में मिलना एक्सोथर्मिक का उदाहरण होगा। What happened to an acid or base in water solution? क्या होता है जब एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो एसिड इन वाटर सॉल्यूशन डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन एंड व्हेन बेस डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस OH माइनस आयन। क्लियर है ना। एक पॉइंट में इसको लिख लो, लिखना अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार, इंग्लिश वाले लोग सेम लाइन लिख लीजिए ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है, हिंदी वाले लोग लिखिएगा अम्ल तथा क्षार का जलीय विलयन, का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक, ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्ट्रोलाइट, 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 विद्युत का सुचालक इलेक्ट्रोलाइट होता है, होता है, कॉमा अम्ल जल में, अम्ल जल में प्रोटॉन, अम्ल जल में प्रोटॉन, ब्रैकेट में लिखिएगा H+ आयन, H+ आयन निकालता है। वहीं क्षार, वहीं क्षार जल में, जल में OH माइनस, OH माइनस, ब्रैकेट में लिखिएगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन निकालता है, निकालता है, निकालता है। इस तरह अम्ल और क्षार को, अम्ल और क्षार को जल में मिलाना, अम्ल एवं क्षार को जल में मिलाना ऊष्माक्षेपी, 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 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सोथर्मिक, ब्रैकेट में एक्सोथर्मिक अभिक्रिया का उदाहरण है, अभिक्रिया का उदाहरण, उदाहरण है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। देखो आगे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ बेस। बेस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम पिछले दिन आप लोगों को समझा दिए थे। बेस कितना तरह का होता है, 2 तरह का, एक स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहिएगा, जो जल में पूर्ण रूप से OH माइनस आयन रिलीज कर दे। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहिएगा, जो जल में पूर्ण रूप से H+ आयन रिलीज कर दे, उसी को कहेंगे। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लिखा हुआ है, द बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर दूज प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी बेस वो होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित। आयनित मतलब उनका पूर्ण रूप से आयन क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है।
और क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो लार्ज अमाउंट में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। उनको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस किसको कहा जाएगा, तो बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, जो जल में आंशिक रूप से क्या होंगे, आयनित होंगे और क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे, उनको क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। लिखाने का कोई जरूरत नहीं है, ये कल समझ लिए थे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब कैसे पता करोगे कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती के भी संदर्भ में लिया जाता है। पहला पॉइंट है, दिस सॉल्यूशन इज कंसीडर एसिडिक इफ द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज लेस देन 7। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से कम है तो उसको क्या कहा जाएगा, अम्लीय। एंड द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इफ द पीएच इज इक्वल टू या अराउंड द 7, और उसको न्यूट्रल कहा जाएगा जब पीएच 7 के बराबर हो। आगे क्या लिखा है, इफ द पीएच इज ग्रेटर देन 7 देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिक। समझ में आया। अब पीएच पेपर देखोगे कहां से शुरू होगा, 0 से लेकर के यहां पर क्या मिलेगा, 7, क्या मिलेगा 7, और फिर आगे बढ़ोगे तो कहां तक जाओगे, 14 तक, ठीक है। तो 7 यहां पर क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। तो 6 से लेकर के यहां तक जाओगे तो एसिड की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती रहेगी। 7 पर आ जाओगे पदार्थ कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उदार हो जाएगा। और 7 से जैसे ही यहां बढ़ोगे 8 से लेकर के कहां तक, 14 तक, वो पदार्थ की क्या बढ़ेगी, बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ठीक है। लिखाने की जरूरत है, ये याद रहेगा ना। अब बोलो 6, ठीक है। न्यूट्रल कब, 7। बेस कब, 7 से ज्यादा, यहां पर 6 या 6 से कम, ठीक है। समझ में आया। अब 7 से कम, हाँ 7 से कम हो सकता है, 7 ऐसे से कम। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्या लिखा हुआ, दी एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिडिक सॉल्यूशन देन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन। छोड़ो इसको, आगे बढ़ा जाए। इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, सूचक। हेडिंग बनाइएगा, सूचक, इंडिकेटर। इंडिकेटर हिंदी में इसको कहते हैं सूचक। वे रासायनिक पदार्थ, लिखिएगा, वे रासायनिक पदार्थ जो रसायनों की प्रकृति ज्ञात करने में, जो रसायनों की प्रकृति ज्ञात करने में, रसायनों की प्रकृति ज्ञात करने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, उन्हें सूचक, उन्हें सूचक कहते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं, सूचक कहते हैं। हो गया। सूचक का माने इंडिकेटर, इंडिकेटर कहते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल लिख लो, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस विलयन, लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन जो रहता है, उस लिटमस सॉल्यूशन में एसिड डालते हैं तो रंग कैसा कर देता है, लाल, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन में एसिड डाला गया है तो रंग कैसा दिख रहा है आपको, लाल। लिटमस सॉल्यूशन जो है उसमें जैसे ही क्षार को डाला गया है, क्षार का मतलब क्या लिखा हुआ है, एल्कली, तो उसका रंग कैसा हो गया है, बैगनी, ठीक है, वायलेट जिसको कहते हैं। और लिटमस सॉल्यूशन में क्या डाला गया है, तो बेस डाला गया है, ठीक है। तो सॉरी, सॉल्ट का यूज किया गया है, तो वहां पर कलर को क्या कर रहा है, ब्लू ब्लैक कलर को कर रहा है। तो लिटमस सॉल्यूशन, उसको अभी इग्नोर करो, इसको आगे हम लोग लिखाएंगे भी, इसको लिखाएंगे। अभी क्या याद करना है कि लिटमस पे इंडिकेटर किसे कहते हैं, जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को क्या बताए, पता करे कि क्या होता है। अब इंडिकेटर के यहाँ पर टाइप्स लिखे गए, इसको एक बार ध्यान से देखिए। इंडिकेटर का टाइप में पहला इंडिकेटर क्या लिखा हुआ है, लिटमस पेपर। तो पहला लिटमस पेपर क्या लिया गया है, रेड। तो रेड लिटमस पेपर पर क्या डाला गया, एसिड, तो उसका रंग कैसा रह गया है, लाल। हर साल यहां से क्वेश्चन पीसीएस में रहता ही रहता है। रेड लिटमस पेपर पर एसिड डाला गया तो उसका रंग कैसा रह गया, लाल ही रह गया। और जैसे उस पर बेस डाला गया तो लाल रंग किस में बदल गया, ब्लू में बदल गया। समझ में आया है।
ब्लू लिटमस पेपर लिया गया है और एसिड डाला गया तो रेड में बदल गया, और बेस डाला गया तो वो ब्लू ही रह गया, कोई बदलाव नहीं हुआ। टर्मरिक माने हल्दी, तो हल्दी को याद रखोगे क्या कहा जाता है? नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी को क्या कहा जाता है? नेचुरल इंडिकेटर। हिंदी में कहते हैं इसको प्राकृतिक सूचक। ठीक है, तो हल्दी पर जब एसिड डाला जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, और हल्दी पर जब बेस डाला जाएगा तो वो पीला से किस में बदल जाएगा? रेड में। जैसे स्कूल में लंच करते समय सब्जी गिर जाता था व्हाइट शर्ट पर, अब सब्जी गिर गया, उस पर एसिड डालोगे अगर सब्जी पर तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन घर आकर के जब वो धुलाता था, साबुन वबुन उस पर लगता था तो पीला रंग किस में बदल जाता था? लाल हो जाता था ना। तो हल्दी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड डालेंगे कोई बदलाव नहीं, और बेस डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर इसको कहा जाता है। आगे है फेनेलॉफ्थिलीन। तो फेनेलॉफ्थिलीन पर एसिड डालेंगे तो वो क्या रहेगा? कलरलेस कर देगा, उसको रंगहीन कर देगा, और बेस डालेंगे तो वो उसको पिंक रंग में बदल देता है। मेथिल ऑरेंज पर एसिड डालेंगे रेड, बेस डालेंगे येलो। तो अब लिटमस पेपर नहीं पूछ रहा, खाली टर्मरिक, फेनेलॉफ्थिलीन और मेथिल ऑरेंज से क्वेश्चन रह रहा है, तो इसको एक बार लिख लीजिए पूरा कॉपी में तीनों। लिख लिए?
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। आगे देखिए, आगे क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, सूंघने के, ठीक है। वैसा रिसेप्टर जिससे कैसे पता कि, इसको हिंदी में कहा जाता है घ्राण सूचक, घ्राण सूचक, ठीक है। ये वैसे पदार्थ होते हैं जिस पर एसिड डाला जाए तो उससे अलग गंध निकलेगी, बेस डाला जाए तो अलग गंध निकलेगा। तो क्या लिखा है, दो सबस्टांस हुज ऑर्डर चेंज, यानी जिनका गंध बदल जाता है इन एसिड और बेस मीडियम में, उनको क्या कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो एक लाइन लिखिएगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, घ्राण सूचक, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ब्रैकेट में लिखेंगे घ्राण सूचक, घ्राण सूचक, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनका गंध, जिनका गंध अम्ल तथा क्षार डालने पर, अम्ल तथा क्षार डालने पर बदल जाता है, अम्ल तथा क्षार डालने पर बदल जाता है, उन्हें घ्राण सूचक कहते हैं, उन्हें घ्राण सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, प्याज का छिलका, प्याज का छिलका, कॉमा, वेनिला, 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 ठीक है। तो प्याज के छिलके पर, और प्याज के छिलका में गंध होता है ना, कौन सा एसिड होता है उसमें, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो प्याज के छिलका में गंध होता है। अब उस पर जैसे ही आप बेस को डालिएगा, ठीक है, किसे डालिएगा, बेस को, तो उसके गंध को वो क्या कर देता है, डिमिनिश्ड कर देता है, माने उसके गंध को पूरा क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और उसी प्याज के ऊपर, या फिर ओनियन, इसमें भी, वेनिला में भी वही होता है, और उसी प्याज के ऊपर जब एसिड डालिएगा तो उसके गंध में कोई बदलाव नहीं आता है, जैसा गंध रहता है वैसा ही रह जाता है। वेनिला सॉल्यूशन होता है, विलियन होता है एक, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, एसिड का, ओनियन क्लेव और वेनिला दोनों पर आपका बेस डालने पर उसके महक को वो क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, और एसिड डालने पर उसका महक क्या रह जाता है, सेम रह जाता है। आगे आइए, आगे क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे प्राकृतिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर, प्राकृतिक प्राकृतिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, वैसे पदार्थ जो न केवल, वैसे पदार्थ जो न केवल, जो न केवल रसायनों की पहचान करें, जो न केवल रसायनों की पहचान करें, बल्कि उनकी सबलता एवं दुर्बलता, उनके सबलता एवं दुर्बलता की जानकारी दें, सबलता एवं दुर्बलता की जानकारी दें, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल, पीएच पेपर, एग्जाम्पल में लिख लेंगे पीएच पेपर, ठीक है, पीएच पेपर, पीएच पत्र हिंदी में कहते हैं, हो गया। अब जैसे एसिड और बेस जो है उसको पहचानना है, तो पहचानने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं ना। लिटमस पेपर, लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर दे रहा है वो क्या है, आपका बेस है, कर रहा है, और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है वो क्या है, आपका अम्ल है। तो आप लोगों को लिटमस पेपर से पता चल गया। लेकिन अगर पता करना हो कि यह जो HCl है यह मजबूत है कि कमजोर है, तो वहां पर आप उसमें
पीएच पेपर से ही पता करेंगे। इसको तो आप लोग लिटमस पेपर से नहीं ना पता कर सकते हैं। लिटमस पेपर क्या बता देगा कि ये क्या है, एसिड है, लेकिन प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है बताएगा? नहीं बताएगा। NaOH आपका बेस है, ये कौन बता देगा? कौन बता देगा? लिटमस पेपर, क्योंकि लाल को किस में बदल देगा? नीला में, लेकिन उसके स्ट्रेंथ को वो नहीं बता सकता है। समझ में आया? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक वे होते हैं जो न केवल एसिड है, बेस है, वे बता दे, उसके अलावा क्या बता देगा? उसके स्ट्रेंथ को, कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है। क्लियर है ना? तो पीएच पेपर इसका एग्जाम्पल है। ये वाला डायग्राम आपका बहुत हेल्पफुल है, इसको खूब बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, इसको खूब अच्छे से क्या कर लेना है? समझ लेना है। ऐसे इसका पीडीएफ जो है एसिड वाला हम आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों के ग्रुप में हम भेज देंगे, इसको ये चला जाएगा, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए। इससे क्वेश्चन रहा है एग्जाम में कई बार। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पीएच स्केल। यहाँ पर क्या है? बैटरी। क्या लिखा गया है यहाँ पर? क्या है? एक बैटरी है, एक सेल है। इस सेल का पीएच मान कितने से कितने के बीच में है? 0 से लेकर के 1 के बीच में है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्टमक एसिड। तो जैसे ही स्टमक एसिड लिखा हुआ है तुरंत समझ जाओगे किसकी बात हो रही है? HCl की। तो HCl का पीएच मान कितना से कितना के बीच होगा? 1 से लेकर के 2 के बीच में। अब 1 से 2 के बीच में इसका पीएच मान है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ ना। हाँ, उसके बाद यहाँ पर क्या है? लेमन, नींबू। तो नींबू का पीएच मान कितना से? 2 से 3 के बीच में। सोडा वाटर, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, पीएच कितना? 3 से 4 के बीच में। टमाटर, ऑक्सैलिक एसिड, 4 से 5 के बीच में। कॉफी में जो एसिड होगा उसका पीएच कितना हो जाएगा? 5 से 6। दूध का पीएच, दूध भी कैसा होता है? एसिडिक ही होता है। पीएच कितना हो जाएगा? 6 से 7। वाटर का पीएच कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली 7। 7 का मतलब न्यूट्रल। ठीक है, उसके बाद है ब्लड। ब्लड हम लोग का कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो पीएच कितना? 7.4 होता है ना। तो 7.4 होता है तो कितना हो गया? 7 से 8 के बीच में हो गया। इसके बाद क्या है? एग वाइट, यानी अंडे का जो सफेद वाला भाग है, एग यॉल्क जिसको कहते हैं, ऊपर का कवर, उसका पीएच कितना है? 7 से 8 के बीच में। स्टमक टैबलेट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि बीमारियों को ठीक करने के लिए जिन टैबलेट्स का प्रयोग करते हैं उनकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? क्या कहोगे? क्षारीय होती है। जो भी टैबलेट खाते हैं वो कैसा होता है? क्षारीय। तो स्टमक टैबलेट का पीएच कितना हो जाएगा? 9 से 10 के बीच में हो जाएगा। अमोनिया सॉल्यूशन 10 से 11 के बीच में। साबुन 11 से 12। ब्लीच 12 से 13 के बीच में। ड्रेन क्लीनर्स, जो भी स्टील वगैरह साफ करने वाला होता है, उसका पीएच 13 से 14 के बीच में। तो यहाँ पर जो आपका ये क्या है? पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल से आपको 2 चीजें पता चल रहा है। एसिड बेस तो पता चल ही गया, और उसके साथ किसका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, वो भी पता चलता है। इसलिए पीएच स्केल को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है, प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये भेज देंगे हम आप लोग के पास, आप लोग के ग्रुप में चला जाएगा। उसके बाद आइए आगे क्या है? कुछ फैक्ट्स है। एसिड रेन किसको कहती है? आप लोग पहले से भी पढ़े हो। एसिड रेन के लिए प्रभावशाली जो गैस होती है उसका नाम है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें आता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, इसको लिखना ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखो क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन माने उदासीनीकरण अभिक्रिया। एसिड और बेस, साल्ट और वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलेगा तो साल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल साल्ट बनेगा। ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो नमक बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ये क्वेश्चन जाकर के देखिएगा बीपीएससी 66 या 67 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला साल्ट कैसा होगा? तो एसिडिक साल्ट होता है। समझ में आया? वीक एसिड है और बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो साल्ट कैसा होगा? बेसिक होगा। अरे नॉर्मली समझ लो, यहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो साल्ट कैसा? एसिडिक। बेस स्ट्रॉन्ग है तो साल्ट कैसा? बेसिक। याद रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग है वैसा साल्ट बनेगा। क्लियर ना? इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको, उदासीकरण अभिक्रिया।
लिख लेने दीजिए पहले। लिख लिए क्या? इसके बाद है इंपॉर्टेंट सॉल्ट। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, ठीक है। सब सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है, इसमें समय लगेगा, इसको अगले क्लास में किया जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये वाला लिखना था जी तुमको। कौन सा? देखो आराम से, ठीक है। ये कल, हाँ, 60 क्वेश्चन का कल टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, ऑल ओवर रहेगा क्वेश्चन। एसिड और बेस का भी बढ़िया क्वेश्चन उसमें रहेगा। केमिस्ट्री में जितना पढ़ा है उसमें, फिजिक्स का भी 10 क्वेश्चन रहेगा। 60 क्वेश्चन में 10 फिजिक्स का रहेगा, बाकी बायोलॉजी केमिस्ट्री का रहेगा। ऑनलाइन वाले लोगों के लिए ऑनलाइन ग्रुप में चला जाएगा, ऑफलाइन क्लास में बनाएंगे। और मात्र 60 क्वेश्चन कितना देर में बनाना है? 20 मिनट में, 25 मिनट में, ठीक है। फिर 1 घंटा क्लास चलेगा, आधा घंटा का टेस्ट और डिस्कशन।